सभा में यहाँ लिरोमोमा में हमारे साथ उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे दोस्त श्री न्यामर करबक जी, ऑनरेबल एमएलएस श्री कर्दो निक्योर जी, किंतो जिनी जी, डीआईजीपी श्री तोजो करगा जी, हमारे डीसी इंचार्ज मैडम नबी टाइपोदिया जिनी जी, एडीसी योमचा श्री काकी जी, एडीसी कंबा श्री निमो रिवा जी, जेपीसी वेस्ट सियांग श्री तुम्पे एते जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर श्री हमारे दोस्त श्री जरबुम गामलिन जी, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी इंचार्ज श्री करीम परदीन जी और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष श्री मिंतो एते जी, आज की सभा के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन योमजुम लेगो और उसके पूरे टीम मेंबर्स और लिरोमोमा कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे जेपीएम ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर्स, जितने भी हमारा गांगुरा जन है और हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं खास करके इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, और पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता और कोनुम पार्टीज और मीडिया के दोस्तों, मैं आज यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। वैसे मैं आपका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग और लिरोमोमा कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी के क्षेत्र में कई दफ़ा मैं आया हूँ, मगर लिरोमोमा इन पर्टिकुलर आज मेरा पहला बार आना हुआ है। तो आप लोग ने जिस प्रकार से जो स्वागत किया और दूर दराज से आप लोग चल के इस मीटिंग को विटनेस करने के लिए आप लोग पिछले कोई लोग तो 2 दिन से ही यहाँ पे इंतजार में है। तो मैं भी आप सभी लोग जो आज इस सभा में आए हैं दूर दराज से, आप सभी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। वैसे तो अभी इस साल आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और जब से मैंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल को संभाला है 2016 से, तो मैं हमेशा इंश्योर किया कि 2016 ऑनवर्ड्स हमेशा खास करके विंटर्स में अक्टूबर से लेके मार्च वहाँ में हम पूरा स्टेट का हम हमेशा टूरिंग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है तो काफ़ी टाइम लग जाता है टूरिंग के लिए, लेकिन अभी काफ़ी बार टूर हो गया, लगभग हमारा भी 8 इयर्स अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और जो मेजर जो एरियाज है काफ़ी बार मेरा आना जाना हुआ है। तो अभी मैं पिछले कई सालों से और भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हटकर सर्कल एरिया में जा रहा है, गांव एरिया में जाके लोगों का मिलने का कोशिश कर रहा है और लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है और सरकार से आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है, आशाएं क्या है सरकार का, उस चीज को सुनने के लिए, देखने के लिए मैं हमेशा विंटर्स में हमेशा टूर करता हूँ। और ये टूर करने के बाद इससे काफ़ी चीज़ हमें भी पता चल जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक बड़ा एक राज्य है। हमारा भले ही पॉपुलेशन हम लोग कम जरूर है, मगर हमारा जो लैंड मास जो है बहुत ही बड़ा है और डिफिकल्ट एरिया भी है, ट्रेवलिंग के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। मौसम ठीक हुआ तो हेलीकॉप्टर से जा पाता है, ठीक नहीं हुआ तो फिर बाई रोड, और बाई रोड में कहीं घंटे सफर करना ये पड़ जाता है। तो टूरिंग करने से ये होता है कि आपका ग्राउंड लेवल में अपना काम किस प्रकार से हो रहा है और आप लोगों का जैसे मेजर अभी थोड़ी देर पहले हमारा डॉक्टर साहब ने जो मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है, इस प्रकार से आप लोगों का और भी आने वाला दिनों में गवर्नमेंट की ओर से क्या एक्सपेक्टेशंस जो है। तो देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे देश में 2014 के बाद में जो डेवलपमेंट आया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश आज बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप लोग अपना अरुणाचल प्रदेश में भी देख सकते हैं कि 2014 ऑनवर्ड्स का जो डेवलपमेंट जर्नी रहा है वो एक अपने आप में एक हिस्टोरिक है। अभी आज इस सभा में सीनियर लीडर्स लोग भी आए हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग भी है, यहाँ पे काफ़ी सीनियर्स लोग यहाँ पे हैं। तो आप लोग एग्जाम थोड़ा सा आप लोग कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि 2014 से पहले हमारा स्टेट का क्या हालत हुआ करता था, हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत हुआ करता था।
अभी आज देखिए हम लोग कितना ऊंचाई में हम लोग जाके पहुंचा है। पहले ऐसा एक जमाना था कि अपना ही देश में कुछ मेजर सिटीज में लोगों का इम्प्रेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट को लेके वो लोग सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट तो एक ही समाज का लोग बैठते हैं वहां पर। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी जो राज्य है, ट्राइबल राज्य है, और सभी एक ही टाइप से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह का उन लोगों का अंदाज, उन लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में इम्प्रेशन इस प्रकार से हुआ करता था। और उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट को हमेशा नेगेटिव कारण से ही जाना गया। चाहे आप इंसर्जेंसी का बारे में हो, नॉर्थ ईस्ट उसी से ही न्यूज में टच होता था। आप चाहे अंडर डेवलप्ड एरिया के बारे में बोलो, उसका वजह से हमेशा अखबारों में और सुर्खियों में रहता था। इसका बाद करप्शन को लेके देखो, उसी का वजह से नॉर्थ ईस्ट को हमेशा न्यूज में एक प्रोमिनेंट जगह मिलता था। मगर 2014 के बाद ये सारा चीज ने काफी टर्न अराउंड कर पाया है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लगन से, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्यार से, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट के कारण से अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट का पहचान अभी बदल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि ये देश तभी डेवलप होगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और नॉर्थ ईस्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और पिछले 8-9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे ये हम लोग कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो डेवलप हो रहा है तो वाकई में नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप हो रहा है, तो जाके देश डेवलप हो रहा है। अभी एफर्ट्स देखिए, माननीय पीएम साहब ने जो एफर्ट्स लगाया और बीजेपी ने जो एफर्ट्स लगाया नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए। पहले एक जमाना हुआ करता था कि केंद्र से कोई मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में टूरिंग में आया तो वो आते थे गुवाहाटी तक आते थे और पूरा न्यूज में फ्लैश होता था, अखबारों में भी निकलता था कि फलाना यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में आया है। तो नॉर्थ ईस्ट में आया तो कहाँ आया? केवल सिर्फ गुवाहाटी तक आया। उसके लिए उन लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी तक में ही सीमित था। 2014 में माननीय पीएम साहब ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हर एक राज्यों में अपना केंद्र से मिनिस्टर कोई ना कोई 15 दिन का अंतर्गत वहां टूर करना चाहिए, वहां के प्रॉब्लम्स को सुनो और वहां का जो प्रॉब्लम्स को अपना डिपार्टमेंट से कैसे उसको सोल्व करना है, अपना डिपार्टमेंट का जो भी इश्यूज है वो सोल्व करके आना है। सो 2014 से नॉर्थ ईस्ट में यूनियन मिनिस्टर्स का बहुत बार विजिट हुआ है। कुल मिला के मोर देन 500 टाइम्स, 500 से भी अधिक बार यूनियन केंद्र मिनिस्टर्स का नॉर्थ ईस्ट पर विजिट हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं कि कोई ना कोई मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर का हमेशा यहाँ पे आना जाना रहता है। तो यूनियन मिनिस्टर्स जब लोग आते हैं तो उससे बड़ा इम्पैक्ट होता है, उनका डिपार्टमेंट का जो भी इश्यूज है रिजोल्व करते हैं। और हमारा ट्राइबल समाज, हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल ये प्रॉब्लम्स के बारे में तो उनको भी ऑन ग्राउंड जानकारी लेके तो वो लोग जाते हैं और जाके भविष्य का जो फ्यूचर का जो पॉलिसी प्रोग्राम्स जो बनाना है उस प्रकार से वो लोग डिजाइन करते हैं। अभी आज देखिए माननीय पीएम साहब ने जितने भी जो यूनियन बजट जो पेश हुआ है 2014 से, नॉर्थ ईस्ट को मेंशन किया बिना आजकल बजट टेबल ही नहीं करता है। हमेशा उनका यूनियन बजट में नॉर्थ ईस्ट के बारे में जिक्र होता ही है। इस बार का जो यूनियन बजट था वो रेगुलर बजट नहीं था क्योंकि इलेक्शंस के कारण से, तो वो था एक इंटरिम बजट। और ये इंटरिम बजट जो है आप लोग भी शायद देखा होगा, अपना फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी का स्पीच पार्लियामेंट में। तो ये एक इंटरिम जो बजट जो पेश किया है वो एक ब्रॉड पिक्चर, क्योंकि हम लोग जब अमृत काल की तरफ में हम लोग जब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ 100 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, उस वक्त का फाउंडेशन का ये बजट है, इंटरिम बजट। उसमें भी मेंशन है कि हमारा ईस्टर्न रीजन, यानी कि हमारा ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी जो प्रॉब्लम है उसको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहयोग करेंगे। रेगुलर बजट अभी जून में सरकार बनने के बाद दिल्ली में पेश किया जाएगा और वहां में आप लोग देख सकते हैं फिर नॉर्थ ईस्ट को और भी प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट लेके जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से और भी कई गुना अच्छा स्कीम्स नॉर्थ ईस्ट के लिए डेडिकेट किया जाएगा। तो देखिए अभी हम लोगों का जो
देश जो है वो एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है जनता, पब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्शंस होता है 5-5 साल में, इलेक्शनिंग होगा, पब्लिक अपना जो मतदान है वो आके पोलिंग बूथ में जाके अपना एक्सप्रेस करते हैं, अपना फ्रीडम ऑफ राइट टू इलेक्ट द लीडर। तो ये जो टाइम जो है काफ़ी एक हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट एक टाइम होता है। तो इसलिए आज यहाँ पे जितने भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वोटर्स को जाके सरकार का परफॉर्मेंस को जाके बताने के लिए। अभी ब्रॉडली मैं अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ में मैंने जिक्र किया कि अरुणाचल प्रदेश पिछले 8-9 वर्षों में काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो खास करके 1-2 पॉइंट्स में यहाँ पे रखना चाहेगा। हमारे लिए देखिए अपना हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी इस दो क्षेत्र में हमको और भी काम हमको करना है, और आपका यहाँ में जो मेमोरेंडम में भी यहाँ पे हेल्थ के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अभी मैंने अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो हमारा हेल्थ सेंटर्स है उसका मैपिंग चल रहा है, और जितने भी अरुणाचल प्रदेश का जो स्कूल उसका भी पूरा मैपिंग चल रहा है। तो आने वाला दिनों में 2024 इलेक्शंस के बाद में जितने भी जो और भी जो गैप्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या चाहे मैन पावर में हो, हेल्थ एंड एजुकेशन में सरकार और भी उसको फोकस करके हम लोग काम करने वाला है। हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी जो कोविड आउटब्रेक हुआ तो सरकार, राज्य सरकार को पता चला कि अपना हेल्थ का पोजीशनिंग ग्राउंड में किस प्रकार से है। तो अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करके हेल्थ में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करवाया है। जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, CSC है, उसको हम लोग अपग्रेडेशन भी हम लोग करके लेके जा रहा है। कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन के तैयार भी हो गया है, और यही नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी पोस्ट सेंक्शन किया, GDMOs का पोस्ट को भी सेंक्शन किया, और जितने भी जो नर्सेस का रिक्वायरमेंट है उसका भी हम लोग ने सेंक्शन करके हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रूवल देके रखा हुआ है। अभी रिसेंटली 2 महीना पहले जो कैबिनेट हुआ, हमें याद है कि करीबन 1500 वेरियस पोस्ट इन हेल्थ डिपार्टमेंट एडिशनल फिर हम लोग ने सेंक्शन करके दे के रखा हुआ है। तो बहुत जल्दी इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा। तो हेल्थ को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, और साथ साथ उसको सपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स, जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स लोगों को, स्पेशलिस्ट लोगों को जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी सरकार के ओर से पूरा देके रखा हुआ है। तो आने वाला दिनों में उसका हेल्थ फैसिलिटी जो है, हम बहुत अच्छा एक हेल्थ फैसिलिटी हम बनाना चाह रहा है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा ही राज्य था कि जिसमें अपना मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। तो मेडिकल कॉलेज को हमने 2017 को हम लोग ने स्टार्ट करवाया, और फर्स्ट बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स 100% रिजल्ट देके लास्ट ईयर 2023 में ट्रिम्स से अपना तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, जो हमारा राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है, वहां से पास आउट होके लास्ट ईयर वो लोग निकल गया है। इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 50 सीट को बढ़ा के मेडिकल में अभी 110 सीट, 110 सीट का इस साल से लेके आएंगे ट्रिम्स में। और साथ ही साथ खास करके मेडिसिन के ऊपर में भी, जो पहले हमेशा सेंट्रली वहाँ पे सप्लाई होता था, उसको भी हमने कहा कि इसको पूरा डिसेंट्रलाइज किया जाए, डिस्ट्रिक्ट्स को पूरा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा मेडिसिन चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट वाला ही तय कर पाएगा। क्योंकि आपके यहाँ लिरुमोवा एरिया में हो गया या अन्य जो वेस्ट सियांग अन्य जगह में हो गया, यहाँ का जो मॉडल ऑफ जो यहाँ के जो रिस्पॉन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम, और या तो यहाँ का जो बीमारी का जो कंडीशन है वो हमारा तवांग से मैचिंग नहीं करेगा, या आपका फूटिल एरिया से भी मैचिंग नहीं करेगा। तो उसको देखते हुए यहाँ का जो अपना हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उसको हमने ऑलरेडी एम्पावरमेंट करने के लिए बोल के रखा हुआ है, और बहुत जल्दी इसको और भी हम डिसेंट्रलाइज अभी करने वाला है। अभी हेल्थ के बाद में जो मैंने मेंशन किया कि एजुकेशन सेक्टर ये हमारा भविष्य है। एजुकेशन सेक्टर को तो और भी हम लोगों को सीरियसली देखना बहुत जरूरी है। अभी ओवर द टाइम काफी सारा स्कूल्स हम लोग ने ऐड कर पाया, खास करके जो सेंट्रल स्कूल्स होता है
50 डेडिकेटेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसको हम लोग ने सेटअप करवाया, और 12 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, साथ साथ 6 नया पॉलिटेक्निक, और 2016 से लेकर अभी तक नया 5 कॉलेज भी स्टेट को हम लोग डेडिकेट कर पाया है। और राज्य का जो पहला यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओन यूनिवर्सिटी, कागजों में तो बहुत पहले से ही क्रिएट करके रखा था, मगर गवर्नमेंट उसको फंक्शनलाइज कर नहीं पाया था, तो मैंने अपना टेन्योर में उसको पासीघाट में फंक्शनल भी कर दिया। लास्ट ईयर से कोर्सेज भी वहां पे फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टार्ट भी हो गया। एजुकेशन में ये बात कहते हुए थोड़ा अजीब भी लगता है हमको, मगर इंटरेस्टिंग भी है। बाकी मुख्यमंत्री लोग जो लेक्चर सुनते हैं तो एजुकेशन में वो लोग कहते हैं कि मैंने इतना स्कूल्स खोल दिया, नया स्कूल्स खोल दिया। जैसे मैंने थोड़ा देर आप लोगों को कहा कि कस्तूरबा गांधी 50 खोल दिया, एकलव्य 12 स्कूल, पॉलिटेक्निक खोल दिया, कॉलेज भी खोल दिया। इसके बाद वीकेवी स्कूल्स भी साथ जैसे नया खोल दिया। आरके मिशन स्कूल भी हमने अभी वेस्टर्न के लिए, जैसे आपके यहाँ आलो में है उसी प्रकार से वेस्टर्न अरुणाचल के लिए वहाँ सेपा में खोला हुआ है। मगर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना मैंने स्कूल खोला है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा हमने स्कूल बंद करवाया। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को कि क्या हुआ, हमारा एजुकेशन में हम लोग अच्छा से प्लानिंग नहीं करने का वजह से जरूरत से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिया है। अभी क्यों खोला है, अभी वो तो उस वक्त का जो कंडीशन था होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट काम मिल रहा है बोल के उसी लाइन में देख के खुला जैसा लगा हमको। मगर उसका कारण से क्या हो गया, आज देखो स्कूल्स में बच्चे लोग बहुत कम है, टीचर्स भी काफी शॉर्टेज हो गया है। कहीं के स्कूल्स में सिर्फ केवल 2 टीचर है, बच्चे बोले तो बच्चे 6 बच्चा है, 10 बच्चा है, तो स्कूल्स ऐसा नहीं चलता। तो हमने कहा सबसे पहले डिपार्टमेंट को कि जीरो एनरोलमेंट स्कूल पूरा बंद करना चाहिए। और पुराना मॉडल जो था हम लोगों का आईबी स्कूल, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी हुआ करता था, आपस गांव में आपस में एक ही स्कूल हुआ करता था, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे वो पुराना जो हम लोगों का पॉलिसी एजुकेशन में हम लोग जाके स्कूल्स लोगों को जहाँ जरूरत नहीं है उसका हम लोग शट डाउन कर रहा है, और इसको क्लबिंग करके एक ही जगह अगर अच्छा स्कूल का फैसिलिटी देगा, उसमें सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा सपोर्ट कर पाएगा, टीचर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग हम लोग कर पाएगा, और बच्चों का नंबर्स भी बढ़ा पाएगा। तो बच्चों का नंबर जब स्कूल में बढ़ता है तो उसमें हेल्दी कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हो या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी हो। सो ऐसे करके मोर देन 700 स्कूल्स, 700 स्कूल्स हम बंद करवाया है। तो ये आने वाला दिनों में देखो, इससे एक पॉलिटिकल बिल लेके हमने बंद कराया, आने वाला दिनों से इसका इम्पैक्ट एजुकेशन का क्वालिटी में होगा। अभी अच्छा एजुकेशन क्वालिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और केंद्र सरकार की ओर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का लॉन्च माननीय पीएम साहब ने ऑलरेडी कर लिया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर, इसको अभी स्टेट में भी हम लोग रोल आउट कर रहा है। तो जैसे 24 के इलेक्शंस के बाद में जो नया सरकार बनने के बाद सबसे पहले NEP को किस प्रकार से रोल आउट करना है, वो डिपार्टमेंट के साथ में और भी चर्चा करके जो कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है, टास्क फोर्स स्टेट में टास्क फोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका रिकमेंडेशंस को हर एक स्कूल में अभी हम लोगों को रोल आउट करना है। हम लोगों का जो टारगेट है कि बाई 2030 तक नया एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर एक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में रोल आउट करना है। उस दिशा में हम लोग अभी काम करना शुरू कर दिया है। गालो समाज मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड समाज है आप लोग, क्योंकि उस वक्त में जो थोड़ा देर पहले हमने जो मेंशन किया आरके मिशन स्कूल आलो, तो ये स्कूल का कारण से आप लोगों को काफी बेनिफिट मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के तंत्र में सरकारी कर्मचारी में देखो गालोस का इतना मतलब प्रेजेंस है, हर एक डिपार्टमेंट में मेजोरिटी पूरा एम्प्लॉयज का देखने से गालोस का सबसे मेजर होगा मेरे हिसाब से। इसका बाद शायद आपतानी का होता होगा। तो ये गालोस समाज और आपतानी समाज बहुत ही एक एजुकेटेड एक समाज है। तो एजुकेशन को भी एक नया मोड़ देने के लिए, एजुकेशन में भी एक नया चेंज लेकर आने में मैं अपील करेंगे अपना गालो समाज को कि आप लोग आगे आए, अपने अपने रीजन का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने गांव का एजुकेशन किस प्रकार से फिलहाल चल रहा है उसको
रीवैम्पिंग करके किस प्रकार से एजुकेशन का रोड मैप होना चाहिए, आप लोग पूरा उसमें इन्वॉल्व करके सरकार का साथ देने के लिए मैं आज आप सभी को ये अनुरोध करता हूँ। और तीसरा जो मेन जो फोकस है राज्य सरकार केंद्र सरकार का, आप सब लोग जानते हैं कि कनेक्टिविटी जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। रोड सेक्टर बोलो, रेलवे बोलिए, एयरवेज या डिजिटल कनेक्टिविटी, तो इन चारों पैरामीटर के कनेक्टिविटी में अरुणाचल में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों का इस तरफ में जो अभी हाईवे जो बन रहा है अपना ट्रांस अरुणाचल हाईवे, वो लगभग बन के खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिनों में आप सब लोग सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देख सकते होंगे कि जो फ्रंटियर हाईवे है उसका भी सैंक्शनिंग करना अभी शुरुआत हो गया है। कुल मिला के लगभग 40,000 करोड़ का ये 2,500 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे अभी अरुणाचल में बनना शुरू होगा। टेंडरिंग प्रोसेस अभी शुरुआत अभी हो गया है। तो केंद्र सरकार का जो फोकस है बहुत अच्छा फोकस है। एयरपोर्ट में देखिए आज अरुणाचल में कुल मिला के अगर अपना दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी वाला को मिलाने से वी हैव 9 एयरपोर्ट्स, 9 लैंडिंग ग्राउंड्स इन अरुणाचल प्रदेश। और इस बार हमने तय कर लिया कि 2 और ऐड करेंगे, एक अपना आनिनी में और एक दिरांग में। तो कुल मिला के 11 अभी एयरपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। 9 तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 2 और भी ऐड करेंगे। आने वाला दिनों में और भी पोटेंशियल और अपना टूरिज्म फ्लो को देखते हुए कनेक्टिविटी को और भी हम लोग एनहांसमेंट हम लोग करते जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और खास करके गांव का डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तभी क्लेम कर पाएगा अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ा, गांव आगे बढ़ने से तभी जाके हम लोग क्लेम कर पाएंगे। केवल सिर्फ इटानगर या पासीघाट डेवलप होने से हम लोग डेवलप बोल नहीं सकता है। अभी हमारा लिरोंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल हमारा जहाँ भी जो हेडक्वार्टर जहाँ है वो डेवलप होने से डेवलप हम लोग एक क्लेम कर नहीं पाएगा। हम लोग तभी क्लेम कर पाएगा जो अपना गांव जो डेवलप होता है। और गांव को डेवलपमेंट करने के लिए 2016 में एक नया फॉर्मूला हमने एनकरेज कराया, खास करके लेडीज लोगों को, महिलाओं लोगों को एनकरेज करके उनको आगे आने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, यहाँ की मेरा दैनिक यहाँ पे अपना लिमोवा का एक काउंटर भी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का लगा हुआ है। तो पूरा अरुणाचल प्रदेश में 2016 से मैंने मूवमेंट कराया सेल्फ हेल्प ग्रुप का। कुल मिला के 9,300 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणाचल में अभी काम हो रहा है और अराउंड 85,000 वुमेन्स लोग इन सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप PLF CLF में जोड़ के अभी आगे काम हो रहा है। बैंक से हमने बैंकिंग लिंकेज उन लोगों को जोड़ा हुआ है, राज्य और केंद्र से स्कीम्स के माध्यम से उनको बेनिफिट मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारा जो जमीन है बहुत ही फर्टाइल है और हमारा बीइंग इन ट्राइबल, हम लोग पूरा ट्राइबल लोग है और ट्राइबल लोग सदियों से ही हम लोग एग्रीकल्चर का साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ के जंगल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली हम लोग ने दुबई बेस्ड कंपनी का साथ में वहाँ पे MOU किया है 5 साल के लिए। अभी जितनी भी जो हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है अरुणाचल प्रदेश से हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा अरुणाचल का मार्केटिंग बोर्ड का माध्यम से हम लोग टाई अप करेंगे और यही नहीं बल्कि आज न्यामर जी के इनिशिएटिव से जो अपना वन विलेज वन प्रोडक्ट, वन सर्कल वन प्रोडक्ट के बारे में जो यहाँ पे एनकरेज करने के लिए फार्मर्स लोगों को जो इनिशिएटिव ले रहा है, उसी प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी उसी लाइन में हम लोग काम कर रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको हम लोग ज़्यादा एनकरेज करेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा हम लोग प्रोडक्ट कर नहीं पाएगा, दूसरा भी बराबर आप लोग खेती, आप लोग हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस आधार में भी हम लोग काम कर रहा है। तो कुल मिला के अपना स्टेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अपना एक फाइनेंशियल अचीवमेंट भी हम लोग ने बहुत अच्छा कर पाया है। आपके पास में घर में पैसा होता है तो आप लोग प्लानिंग घर को भी अच्छा से प्लानिंग कर पाते हैं। तो राज्य सरकार का भी वही हाल है, अगर राज्य सरकार का इनकम बढ़ेगा तो जाके वेलफेयर स्कीम्स हम लोग और भी डेवलपमेंटल स्कीम हम लोग काम टेकअप कर पा रहा है। सो पिछले 8 सालों में फाइनेंशियल अचीवमेंट हम लोग का काफी अच्छा है। GSDP में हम लोग ने 136% का हम लोग ने GSDP ग्रोथ दिखा पाया।
और पर कैपिटा इनकम जो है 105% हम लोग ने पर कैपिटा इनकम हम लोग ने बढ़ा पाया है। और खास करके जो स्टेट का बजट होता है वो 2016 में करीबन 12,500 करोड़ का हम लोगों का स्टेट का बजट था। 2016 में 12,500 करोड़। पिछले साल 2023 में बजट को पेश किया हम लोग ने करीबन 30,000 करोड़, डबल से भी ज्यादा हम लोग ने अभी पार कर दिया है। स्टेट ऑन रिसोर्सेज भी उस प्रकार से कहीं गुना ज्यादा हम लोग इनकम कर पा रहा है। तो इसलिए हम सबको आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोग का इनकम जनरेशन को भी हम लोग बढ़ाना पड़ता है। तब जाके एम्प्लॉयज का, सरकारी कर्मचारी में जितनी भी जो एम्प्लॉयज है उसका वेलफेयर के लिए, उसका तनख्वाह देने के लिए, सोशल सेक्टर्स में जितनी भी जो डेवलपमेंट स्कीम्स होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, तब जाके राज्य सरकार को जो है वो डिलीवरी हम लोग काम कर पा रहा है। तो इसलिए अभी माननीय पीएम साहब ने जो जिस प्रकार से इस देश को आगे लेके जा रहा है, आज हर एक सेक्टर्स में उनका जो स्कीम हम लोगों को काफी लाभ हो रहा है, उसको हम हमेशा हम लोग को याद करना चाहिए और इसको लोगों को और भी बताना चाहिए। इसलिए सरकार में हम लोग ने सरकार आपके द्वार कैंप आजकल अभी सेवा आपके द्वार होता है, ताकि पब्लिक को सरकार के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्या क्या स्कीम केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम लोग चला रहा है। तो उसका माध्यम से हमारा जितने भी जो ऑफिसर्स है वो लोग बहुत अच्छा काम अपने अपने एरिया में कर रहा है। बहुत सारा स्कीम्स हम लोग ने उसको रोल आउट कर पाया है। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस प्रकार से बहुत सारा स्कीम्स है। तो इसलिए आने वाला दिनों में भी ये जो प्रोग्राम है सेवा आपके द्वार वो हमेशा चलता रहेगा और बेनिफिशियरी जो लोग क्वालिफाई होता है इसको हम लोग बेनिफिट हम लोग पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का जो पार्टी है हमेशा एक लक्ष्य ये है कि हम लोग एक अंत्योदय में हम लोग फोकस करने वाला एक पार्टी है। जो फैमिली या जो व्यक्ति गरीब से भी गरीब है उसको वहां तक भी डेवलपमेंट का फ्रूट्स जो है, सरकार का जो बेनिफिट जो है वहां तक पहुंचना चाहिए। सो एक मिशन मोड के तौर पे ये पार्टी काम कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिक्स तो आएगा जाएगा, पॉलिटिक्स रहा है पहले से, पॉलिटिक्स है भी है और पॉलिटिक्स होगा फ्यूचर में भी, मगर इस तरह का जो माहौल जो है अरुणाचल में दोबारा देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्या देश में प्रधानमंत्री पहले नहीं था? प्रधानमंत्री देश में क्या अपना राज्य में मुख्यमंत्री नहीं था मुख्यमंत्री। डेमोक्रेसी क्या नहीं था डेमोक्रेसी, इलेक्शन होता था। मगर पिछले 9-10 सालों में जो काम हुआ है ऐसा काम पहले कभी हुआ क्या? आप लोग सोचिए, इमेजिन कीजिए। इसलिए पीएम साहब का नेतृत्व में ऐसा बार बार मौका हमारा इस देश को, नॉर्थ ईस्ट को और अरुणाचल प्रदेश को दोबारा मिलना मुश्किल है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट का आधार पर जो काम कर रहा है, बार बार ऐसे कमिटमेंट वाला पार्टी हम लोगों को यहाँ पे देख नहीं पाएगा। इसीलिए अभी मौका है, सही मौका है और यही मौका है अपना लिरुगोमा कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट करने के लिए, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट करने के लिए यही मौका है। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करता है। लास्ट टाइम में वहाँ न्यामर जी का ये वहाँ भी आया था पिछले कुछ एक महीना भी शायद नहीं हुआ, तो वहाँ भी मैंने कहा था कि यहाँ लिरुगोमा एरिया में भी हम आएंगे और यहाँ का क्या इश्यूज है और लोगों का क्या सोच है उसमें भी हम एड्रेस करेंगे। तो मैं कम्मा में भी 1-2 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे बताया था और आज उस पॉइंट्स को मैं यहाँ में भी बताना चाहेगा कि देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हमारा दोस्त जरपुम का स्पीच में उन्होंने भी कहा, क्लियरली कहा। इनफैक्ट जरपुम जो है इसलिए हमारा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है, तो बीच बीच में होता है लाइफ में कुछ ग्रह लग जाता है। तो लास्ट 2019 में थोड़ा सा इनका ग्रह लग गया था, थोड़ा सा पार्टी से दूर जाना पड़ गया, मगर मेरा अपना ही दोस्त है, उनको मैंने कहा कि अभी वक्त हो गया, वापस आना पार्टी में और अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करो, पार्टी के लिए काम करो।
स्टेट के लिए काम करो, तो वो वापस में अपना घर आ गया है। तो ये अभी देखिए, अभी इस बार का चुनाव में भी आप लोगों का यहाँ में कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी शायद डिक्लेयर भी हो गया है, मगर हम लोगों को ये देखना है कि दिल्ली में अपना देखो बीजेपी आना तय है। लास्ट टाइम जो मेजोरिटी लोकसभा में लेके आया है उससे भी ज्यादा मेजोरिटी का साथ में करीबन 400 सीट्स, 400 से भी अधिक सीट्स टारगेट कर रहा है इस बार बीजेपी को मिलेगा। दिल्ली में तय है बीजेपी आना, अरुणाचल में तो 101% पूरा तय है। तो इसीलिए रूलिंग गवर्नमेंट जहां है, आप लोग कदम वहां नहीं रखेगा, ये सबसे बड़ा गलती अपना 27 लिलुमोबा के जनता आप लोग करेंगे। इसलिए आप लोगों से गलती ना हो, इसलिए मैं भी यहाँ पे आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गालो समाज में काफी एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी पहले रह चुका है। यहाँ से पुराना अपना मिनिस्टर लिजन रोनिया साहब हुआ करता था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपना गामलिन साहब यहाँ से रिप्रेजेंट हुआ करता था, और वैसे भी यहाँ से ऑफिसर्स भी काफी ज्यादा है और पॉलिटिकली भी काफी यहाँ पे वो है, मतलब एक तगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अभी देखिए कि माहौल देश में इतना अच्छा माहौल आ गया है, पीएम साहब वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, अरुणाचल को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग ने पूरा डट से हम लोग आगे लेके जा रहा है। उसमें आप लोगों का लिलुमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी भी एकजुट होके सरकार का सहयोग करना है, पार्टी का पूरा सहयोग करना है। अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे न्यामर जी ने जो कहा कि एक दो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोग शायद समाज में लेके आ रहा है। पहले तो बताया कि यहाँ का डिलिमिटेशन के बारे में कि लिलुमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा टुकड़ा करने में न्यामर का प्लानिंग चल रहा है। मैं पूछेगा कि न्यामर कौन होता है इसको प्लानिंग करने वाला? 2026 में तो वो तो सरकार करेंगे, और 2024 में डिलिमिटेशन पूरा देश का होगा। हमारा तो 60 से भी कितना सीट्स आगे बढ़ाना है, मैं तो बढ़ाने का ही प्लानिंग कर रहा हूँ। घटाने का प्लान कौन करता है यहाँ पे? इसलिए आप लोग असेंबली देखा होगा, असेंबली में हम लोगों का 60 असेंबली सीट्स है, लेकिन वहां पे फ्यूचरिस्टिक करके हम लोग ने 90 का सीट्स बनाकर रखा हुआ है। 90 चेयर्स है वहां असेंबली में। आप लोग ने शायद गौर किया कि नहीं किया है, तो है हम लोग का 60 है, लेकिन हम लोग ने 30 और एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में डिलिमिटेशन हो तो सीट्स बढ़ने का इरादा से। तो सीट्स घटाने का छोड़ दीजिए, उल्टा हम लोग बढ़ाने के लिए फॉर्मूला हम लोग एडॉप्ट कर रहा है। इसमें आप लोग क्लियरली बताना है। और जैसे मैंने कहा, गालो समाज तो बहुत ही एजुकेटेड एक समाज है, तो एजुकेटेड लोग इसमें आप लोग भी फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग जानते ही हैं इसका प्रोसेस। तो इसमें मैं भी अपनी ओर से क्लैरिफाई मैं आप सभी को करता हूँ। और दूसरा जो दो चैलेंज इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखने को मिल रहा है, और कुछ बाकी एरियाज में भी, बाकी के कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी जो होता है, एक तो हो गया कि मनी कल्चर, और दूसरा हो गया कि ये क्लैन पॉलिटिक्स। ये सब डेमोक्रेसी में अच्छा बात नहीं है। ठीक है, उस जमाने में जब अपना सोसाइटी एजुकेटेड नहीं था, सब अनपढ़ था, तो उसमें ठीक है क्लैन पॉलिटिक्स वगैरह का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन उस वक्त में मनी कल्चर तो था नहीं। लेकिन तो जैसे जैसे लोग समाज एजुकेटेड होते गया, तो इसमें खराब प्रैक्टिस भी देखने को मिल रहा है। क्लैन पॉलिटिक्स अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा से जा रहा है, और साथ साथ मनी कल्चर जो है वो पिछले कुछ इलेक्शन से वो एक नया चीज उभर के अभी आ गया है। तो देखिए कि आप क्लैन पॉलिटिक्स में जाएगा या मनी कल्चर में जाएगा, तो इससे आपका अच्छा लीडरशिप कहाँ से आप लोग दे पाएगा? अगर मनी कल्चर पॉलिटिक्स होता तो आज इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होता, टाटा बिरला अंबानी के लोग ही होता है कि नहीं? तो देखो, बिजनेस करने वाला का अपना फील्ड अलग होता है, पॉलिटिक्स लोगों का अपना फील्ड अलग होता है। तो पैसा लेके आप पॉलिटिक्स को सप्रेस करेगा, डेमोक्रेसी को सप्रेस करेगा, ये अच्छा बात नहीं है। इसको पूरा विरोध करना चाहिए। मैंने कहा वहां कम्मा में भी कि पैसा देने वाला भी करप्ट है, और साथ साथ पैसा लेने वाला भी करप्ट है। ताली जो है एक हाथ से नहीं बजता है, तो ताली जो दो हाथ से ही तो मारना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ले लिया, देने वाला ने दे दिया, हम ले लिया बोलने से भी नहीं होता है, वो गलत है। वो लेना नहीं चाहिए अपना इलेक्शन के लिए, वोट के लिए पैसा, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है।
5 साल में, इसलिए मैंने शुरुआत में भी बोला कि डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचा कौन है? हमारा जनता है। जनता लोग तय करता है कि अपना नेता कौन होना है, असेंबली का नेता कौन होना है और अपना लोकसभा में नेता कौन होना है, ये जनता लोग तय करता है। उसी को आप लोग पैसा से आप तोड़ के आप तय करेगा तो हम लोग का समाज का फ्यूचर कहां चला गया? ये तो बहुत गलत हुआ ना। इसलिए अपना जो डेमोक्रेसी में जो पावर जो है, आप लोगों को वोट देना चाहिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के आधार पर वोट करना चाहिए, नॉट ऑन मनी कल्चर। अभी न्यामर जी का यहाँ पे जब से या लिलुमाबाद से एमएलए बना, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पहले से हमारा साथ दिल से जुड़ा हुआ है। और आप लोग ने न्यामर जी को यहाँ से लास्ट 2019 में भी चुन के भेजा, और इस बार तो हमारा जारुम का छोटा भाई अपना ये जरबुम भी साथ में टीम में आ गया, तो हमें काफी और भी ज्यादा अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो इसलिए 2024 में आप लोग देखिए, बिल्कुल गलती नहीं करना है। पेमा खांडू का पहचान आप लोग जानते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। आप लोग कंदीपुर में न्यामर जी को वोट देके भेजिए, बीजेपी को वोट देके भेजिए, और साथ साथ अपने वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किरण जी वहां पे देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सबको गर्व महसूस होता है। तो पार्लियामेंट में किरण जी और एमएलए में न्यामर जी। तो मैंने कहा कि पेमा खांडू जो बोलता है वो मैं करके दिखाता हूँ। 2024 में न्यामर को आप लोग एमएलए बना के भेजना, मैं वादा करता हूँ मिनिस्टर का पद रिजर्व। हमारे ओर से 27 लिलुमा को ये गिफ्ट मैं एडवांस में आप लोगों को बोल के रखा हूं। अभी आप लोग ही तय करना कि आपके यहाँ के जो विधायक है उसको आप लोग मिनिस्टर में रखेंगे और उसको एक अलग पार्टी में आप लोग रखेंगे, ये तय आप लोग कीजिएगा। तो बाकी जितने भी जो डेवलपमेंट का जो काम है, हाँ ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी जितने भी जो यहाँ पे अपना डॉक्टर साहब के माध्यम से हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन श्री योमजुम लेगो और श्री संगम रोमिन के माध्यम से जो मेमोरेंडम मिला है, उसको ऑलरेडी हम लोग ने काम चल रहा है। नंबर 1 में जो रोड लिखा है, रोड फ्रॉम योमचा टू ताई वाया लिलुमोबा, इसका ऑलरेडी सीआरएफ में जा रहा है। ऑलरेडी 10 करोड़ का ये सैंक्शन भी अभी बहुत जल्दी ये कन्वे भी हो जाएगा फर्स्ट फेज में। और ब्रिज का यहाँ पे 2 ब्रिज है, यही सी रिवर और सिक्कर रिवर में पुराना ब्रिज हो गया, इसको हम इसी साल हम अपग्रेड उसको हम लोग कर देंगे। हेल्थ में ऑलरेडी मैंने कहा कि हमारा प्रायोरिटी सेंटर है, आपके यहाँ पे हेल्थ को ऑलरेडी इसको अपग्रेड करने के लिए जो भी सपोर्ट है वो हम पूरा करेंगे। नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए जो आप लोग ने लिखा है, मैं डीसी को बोल देता हूँ इसका कागज सरकार में जमा कर देने के लिए। आने वाला दिनों में फिजिबल है तो जरूर सरकार से आप लोगों को पूरा मदद हम करेंगे। तो इतना चंद शब्द के साथ में मैं अपना वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ, वापस फिर ईटानगर भी जाना है। और देखो, मैंने कहा कि 27 लिलुमा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा बहुत क्लोज है। मैं सिर्फ लेक्चरबाजी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल से मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार आप लोग 2024 में हमारा रिक्वेस्ट को आप लोग काइंडली कंसिडर कीजिए। हमारा पार्टी का जो निवेदन है उसको आप लोग कंसिडर कीजिए। क्लैन पॉलिटिक्स से दूर रहिए, मनी कल्चर से आप लोग दूर रहिए, और खुल के आप लोग न्यामर जी और खुल के आप लोग किरण जी को आप लोग वोट कीजिएगा। डेवलपमेंट लेके आना, आप लोगों से ही बातचीत करके हम लोग और भी आगे कैसे डेवलपमेंट करना है, पूरे अपने लिलुमा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग एक साथ टीम अरुणाचल का सदस्य के रूप में हम लोग बातचीत करके हम लोग डेवलपमेंट जरूर करेंगे। ये वादा मैं आपको आज देके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू